नमस्कार दोस्तों। आइए चलते हैं इस रहस्यमय कहानी के दूसरे भाग में। पहले भाग में आपने सुना कि अनन्या 5 साल बाद घर आ जाती है। कहाँ थी अब तक उसे भी नहीं पता। क्या रवि ढूंढ पाएगा उन लोगों को जो मासूम बच्चियों के साथ गलत करते हैं? चलिए चलते हैं इस रात से पर्दा उठाने को। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन आईने से आती अजीब सी सिरहन अब भी सबको महसूस हो रही थी। रवि ने गौर किया, उस आईने के पीछे हल्की सी जगह बनी थी जिसे दीवार खोखली हो। उन्होंने दीवार पर हाथ मारा। एक जगह की आवाज अलग थी। यहाँ कुछ है, रवि ने कहा। मीरा ने कांपते आवाज में कहा, बचपन में सुना था, दादी कहा करती थी कि इस हवेली में एक छुपा तहखाना है जहाँ बड़े राज छुपे हैं, पर किसी ने अभी कभी देखा नहीं। रवि ने तुरंत दीवार तोड़ने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में दीवार की ईंटें हटी और पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सांप सी लहराती वो सुरंग जैसे किसी और ही दुनिया में ले जा रही। रवि, अनन्या और दो पुलिस वाले टॉर्च लेकर अंदर घुसे। सुरंग करीब 40-50 मीटर लंबी थी। अंत में एक लोहे का दरवाजा मिला, जंग खाया हुआ लेकिन अंदर से बंद। रवि ने जबरन धक्का दिया और दरवाजा खुला। अंदर की हवा सड़ी हुई थी। कमरे में कई पुराने बक्से, रिकॉर्डिंग कैमरे और जमीन में दबे दस्तावेज मिले। दीवारों पर कुछ अजीब अजीब कोड्स और नाम लिखे थे। एक फाइल में गांव की कुछ लड़कियों की लिस्ट थी जिनके आगे लिखा था ट्रांसफर कंप्लीट मौजूद, और कुछ के आगे गायब। अनन्या के हाथ से फाइल गिर गई। ये तो वही नेटवर्क है जिसने मुझे अगवा किया था। हवेली सिर्फ घर नहीं, एक अड्डा था। रवि की आंखों में आंख थी। अब ये केस सिर्फ एक खत का नहीं, एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का है। क्या नाम सी इस नेटवर्क का सरगना है? क्या गांव की और भी लड़कियां खतरे में हैं? और क्या अनन्या की वापसी से ये खेल अब खत्म होगा या कोई और परछाई फिर से जागेगी? रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें भी अब चुप नहीं थी। रवि ने सुरंग में मिले सबूतों को हवेली के हॉल में रखवाया। मीरा और अनन्या के साथ पूरा परिवार वहीं जमा था। रवि ने कड़ा सवाल किया, हरनाम सिंह कहाँ है? मधुकर धीरे से बोला, साहब वो तो दिन से ही हवेली में नहीं है। कहाँ कह कर गए थे शहर जा रहे हैं किसी जमीन के काम से। रवि ने गुस्से में मुट्ठी मिचली। उन्हें ये सब पता था। शायद वो फरार हो चुके हैं, लेकिन अब छुपना मुश्किल है। तभी अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे याद है अगवा करने वाले उस रात हरनाम सिंह ने फोन पर बात कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, छोटी मालकिन को चुप करा दो, चुप करो वरना हवेली का खेल उजागर हो जाएगा। मीरा सन रह गई। मतलब वो सब जानते थे और सबके सामने सच्चे बनने फिरते थे। रवि ने उसी वक्त थाने फोन लगाया। हरनाम सिंह के नाम लुकआउट नोटिस जारी करो। एयरपोर्ट, रेलवे, सब जगह खबर भेजो। अभी बात हो रही थी कि एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया। साहब, हवेली के पीछे की पुरानी कोठी में किसी की आवाज़ आ रही है। शायद हरनाम सिंह वही है। सबका दिल तेज धड़कने लगा। रवि ने तुरंत अपनी टीम के साथ उसी कोठी की ओर रुख किया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थी। हरनाम सिंह, बाहर आइए, पुलिस है। कोई जवाब नहीं। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंधेरा अंधेरा था और ज़मीन पर पड़ा था एक पुराना टंक, जिसमें थे नकली पासपोर्ट, नोटों की गड्डियाँ और एक रिवॉल्वर। और एक कोने में बैठा था हरनाम सिंह, थर थर काँपता हुआ, आंखों में डर और चेहरे पर गिरते हुए परतों की सच्चाई। हवेली में और भी लोग इस रैकेट में शामिल थे, और मीरा, क्या वो इस पूरी सच्चाई को सह पाएगी? हरनाम सिंह को कोठी में गिरफ्तार कर लिया गया। वो कांपते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द जैसे गले में फंस रहे थे। रवि ने सख्त लहजे में कहा, अब सच बताओ, वरना कानून से बड़ा कोई नहीं। हरनाम सिंह ने थरथराते आवाज में कहना शुरू किया, मैंने
मैंने सब कुछ खुद नहीं किया, मुझे भी मजबूरी ने धकेल दिया इस दलदल में, मीरा ने फटकारते हुए कहा। मजबूरी की? तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और कहते मजबूरी? हरनाम सिंह की आंखों में आंसू निकल पड़े। बात कई साल पहले की हवेली पर कर्ज था, तब तक आदमी आया था बाबा एजाज नाम से। उसने कहा हवेली को बचाना है तो उसके लिए एक काम करना होगा। रवि ने पूछा, क्या काम? वो लोग अमीरों के लिए लड़कियां ढूंढते थे, मासूम बच्चियों। मैंने शुरू में मना किया, लेकिन जब मेरी बीवी बीमार हो पड़ी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो मैं टूट गया। मेरा सन थी तो तुमने अपनी हवेली बचाने के लिए किसी जिंदगी बेच दी? हरनाम सिंह ने सिर झुका लिया। वो कोठी और वह तहखाना सब उन्हीं का अड्डा था। मैं बस आंख मूंद रहा था ताकि हवेली ना छीन जाए। अनन्या चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। क्या तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा? हरनाम सिंह फूट फूट कर रोने लगा। रवि ने शांत स्वर में कहा, कानून तुम्हारे आंसू से नहीं, तुम्हारे कर्म से देखेगा। हरनाम सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उसके मोबाइल से कई नाम, अकाउंट, डिस्क्लेट और बाकी नेटवर्क की जानकारी। क्या बाबा एजाज अब भी इस नेटवर्क को चला रहा है? क्या हवेली में छुपे बाकी राज अब सामने आएंगे? और क्या अनन्या अपने जख्मों से उभर पाएगी? हरनाम सिंह की गिरफ्तारी के बाद रवि की टीम ने उस मोबाइल को खंगाला शुरू किया, जिसमें एक नंबर बार बार आता था, बाबा ई के नाम से सेव। रवि ने तुरंत टेक्निकल टीम को ट्रेसिंग पर लगा दिया। कुछ ही घंटों में लोकेशन सामने आई। राजस्थान के एक छोटे कस्बे बाड़मेर के पास एक वीरान इलाका। रवि ने कहा, शायद यही असली जड़ है। अगर बाबा एजाज पकड़ा गया तो पूरा नेटवर्क गिर जाएगा। अनन्या अब तक मजबूर बन चुकी थी। उसने खुद जाकर रवि ने से कहा, सर मुझे भी साथ चलने दीजिए, मैं उस आदमी को पहचानती हूँ। रवि ने थोड़ी ही हिचक के बाद अनुमति दे दी। ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ रहोगी, कोई खतरा नहीं उठाओगी। बाड़मेर की सीमा पर चारों ओर रेत का सन्नाटा था। टेक्निकल टीम की मदद से एक पुराना ढाबा चिन्हित किया गया, जहां से बार बार सिग्नल आया था। ढाबा बाहर से टूटा फूटा था, लेकिन अंदर जाने पर एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर, कंप्यूटर सिस्टम, नकली आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनाने की मशीन रखी थी। और एक कोने में बैठा था एक बुजुर्ग व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, गले में माला और आंखों में ठंडा जहर। यही था बाबा एजाज। रवि ने उसे घेरते हुए कहा, खेल खत्म बाबा, अब तुम्हारी सच्चाई देश के सामने आएगी। बाबा हंस पड़ा, तुमने एक पेड़ गिराया है, जंगल नहीं। तुम्हें नहीं पता ये खेल कहाँ कहाँ फैला है। रवि ने गुस्से में हथकड़ी निकाली, अब तू जेल में ही सोचेगा कि जंगल कैसे जलते हैं। अनन्या उसकी तरफ देख भी नहीं पाई, सिर्फ इतना बोली, आज बहुतों की आत्माएं चैन से सो पाएगी। क्या बाबा एजाज के पकड़े जाने से रैकेट का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या कानून के हाथ उन सभी लोगों तक पहुंच पाएंगे जो इस गंदे धंधे का हिस्सा थे? और अनन्या, क्या अब उसे इंसाफ मिलेगा? दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में भीड़ थी, मीडिया बाहर खड़ी थी। अंदर चल रहा था देश के सबसे बड़े मानव तस्करी केस का मुकदमा। अनन्या पहली बार गवाही देने के लिए कोर्ट में खड़ी हुई। जज ने पूछा, क्या आप बता सकती है कि आपके किन हालातों से गुजरना पड़ा? अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ में अब डर नहीं, हौसला था। मुझे बेचा गया था, भरोसेमंद चेहरे ने धोखा दिया। हरनाम सिंह जैसे लोगों ने हवेली के तहखाने को नर्क बना दिया। पर अब मैं सिर्फ एक पीड़ित नहीं, एक गवाह हूँ, एक इंसान हूँ जिसे इंसाफ चाहिए और हजारों की आवाज़ बनना है। पूरा कोर्ट कुछ देर के लिए शांत हो गया। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। रवि ने गर्दन झुकाकर अनन्या को सलाम किया। हरनाम सिंह ने कोर्ट में कबूल कर लिया कि वो दोषी है। बाबा एजाज को आजीवन कारावास की और उसकी गिरोह के कई और लोग भी धीरे धीरे गिरफ्तार हो गए। कुछ महीने बाद
अनन्या ने एक एंजॉय खोला नई सुबह, जहां वो उन बच्चियों की मदद से करती है जिन्हें कभी उसने जैसा दर्द झेला था। मीरा ने हवेली को अनाथ बच्चियों के लिए स्कूल में बदल दिया। रवि ने वो आखिरी खत जो तहखाने में मिला था एक फ्रेम में रखवा दिया, जिस पर लिखा था, अगर मेरी आवाज़ कोई सुने तो उसे इंसाफ जरूर दिलाना। अब वो हवेली फिर से जिंदा थी, लेकिन अतीत की गलियों से सबक लेकर। कहानी एक खौफनाक और स्पेस थे भरे से रैकेट की है, जिसमें हवेली के तहखाने में हुई एक गंभीर अपराध की घटना से शुरुआत होती है। अनन्या, जो एक पीड़ित है, अपने दर्द और संघर्ष के बीच इंसाफ की तलाश में होती है। हवेली में ही हो रही अवैध गतिविधियों के दौरान उसे जबरन अगवा किया जाता है, लेकिन उसकी आत्मशक्ति और रवि की मेहनत से मामला खुलता है। हर नामसी, जो हवेली का मालिक है, एक बड़ा अपराधी होता है जो बच्चियों को बेचने के रैकेट से जुड़ा होता है। बाबाजी एजाज का नेटवर्क इस रैकेट का मुखिया होता है और वह अपनी हरकतों से कई जीवन बर्बाद करता है। रवि, पुलिस अधिकारी और अनन्या मिलकर सच्चाई सामने लाते हैं, जबकि अनन्या अपने जख्मों के बावजूद न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। कहानी का अंत एक कोर्ट केस के साथ होता है, जिसमें अनन्या गवाही देती है और अपनी दर्दनाक यादों से उभरकर समाज में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाती है। उसका साहस और आत्मविश्वास उसे एक नई जिंदगी की ओर ले जाता है, जहां वह उन बच्चियों के लिए काम करती है जिनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ था। यह कहानी एक प्रेरणादायक संदेश देती है कि चाहे हालात जैसे भी हो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर दर्द और संघर्ष के बाद न्याय और उम्मीद का सूरज हमेशा चमकता है। धन्यवाद।